हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट पिछले लेक्चर में हमने इंडक्टेंस को कैसे मेजर करते हैं उसके लिए हमने सारे ब्रिजेस कवर अप कर लिए थे। तो आज हम लोग कैपेसिटेंस को कैसे मेजर करते हैं, तो उसके हमारे पास दो ब्रिज अवेलेबल हैं। एक है हमारा स्कैरिंग ब्रिज और एक है हमारा डिसेंटिव ब्रिज। तो सबसे पहले हम लोग स्कैरिंग ब्रिज देखते हैं। स्कैरिंग ब्रिज क्या होता है, हमारा कैपेसिटेंस और उसका डिसिपेशन फैक्टर को मेजर करने के लिए यूज होता है मोस्टली। उसका सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, हमारा कैपेसिटर है जहाँ पे C1 और C2 हमारा फिक्स कैपेसिटर है और C4 और R4 हमारे वेरिएबल कैपेसिटर और वेरिएबल रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग। और ये है दूसरा हमारा फेजर डायग्राम। इसका कुछ फेजर डायग्राम है, ये देखिए, जिसमें हमने I1 को, करंट जो I1 फ्लो हो रहा है, उस I1 करंट को हमने एज अ रेफरेंस करंट लिया हुआ है। तो जो 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 भी आपका I1 है वही आपका I4 भी है। और बाकी के IC जो हमारा टोटल करंट कैपेसिटर में से फ्लो हो रहा है, जो वेरिएबल कैपेसिटर में से फ्लो हो रहा है, वो करंट आपका लीड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू I1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए कैपेसिटर है इसीलिए। ओके। और EMF जो जनरेटेड है वो हमारी कुछ एंगल पे हमारी लैग कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू I1 करंट। ओके। तो जैसे हमारा E1 है, E1 और E2 हमारे सेम रहेंगे। क्यों E1 और E2 सेम रहेंगे? क्योंकि वो दोनों ब्रिज के एक ही साइड में है, इसलिए E1 और E2 सेम रहेंगे। और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? I2 अपॉन ओमेगा C2। ठीक है। और E4, E4 हमारा कितना होगा? E4 हमारा होगा I1 अपॉन ओमेगा C4, जो हमारा I1 करंट के डायरेक्शन में होगा। ओके। और रिजल्टेंट ईएमएफ हमारा कुछ इस तरीके से रिजल्टेंट ईएमएफ हमारा जनरेट होगा। तो ये था हमारा फेजर डायग्राम, जो था बहुत ही इजी है। नाउ अब उसकी वर्किंग पे आ जाते हैं। तो देखिए, बैलेंस कंडीशन पे हमारा Z1 Z4 इजिकल टू Z2 Z3 होता है, जो हम लोग पहले इंडक्टेंस में भी पढ़ चुके हैं। तो Z1 क्या है हमारा? Z1 है हमारा R1 प्लस J1 अपॉन J ओमेगा C1। ये देखिए, ये आपका Z1 है, ये वाली वैल्यू आपकी Z1 है। ओके। तो Z1 इज इक्वल टू क्या है आपका? R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1। सिमिलरली Z4 है हमारा R4 डिवाइड बाय 1 अपॉन J ओमेगा C4 R4। ये देखिए R4 क्या है हमारा? ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसलिए R4 अपॉन 1 प्लस J ओमेगा C4 R4। देन Z2 इंटू Z3। Z2 क्या है हमारा? Z2 देखिए, Z2 है हमारा ये 1 अपॉन J ओमेगा C2 है, 1 अपॉन J ओमेगा C2। और Z3 क्या है? R3 है। ठीक है। तो हम लोग उसका भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसे हम लोग फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? Z1 R4 प्लस R4 अपॉन J ओमेगा C1 इज इक्वल टू R3 अपॉन J ओमेगा C2 प्लस R3 R4 C4 अपॉन C2। इससे फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे हमने इंडक्टर में किया था वैसे ही हम कैपेसिटेंस में भी करेंगे। जो हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसे हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? R1 R4 इज इक्वल टू R3 R4 C4 अपॉन C2। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? स्मॉल R1 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमारे पास आती है R3 C4 अपॉन C2। स्मॉल R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? स्मॉल R1 की वैल्यू है हमारे पास R3 C4 अपॉन C2। और सिमिलरली हम लोग को ये जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा, उसको हम लोग इक्वल करेंगे एक दूसरे के। तो R4 अपॉन J ओमेगा C1 इज इक्वल टू R3 अपॉन J ओमेगा C2। तो यहाँ पे C1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? C2 R4 अपॉन R3। ओके। नाउ डिसिपेशन फैक्टर आपका क्या होगा? tan डेल्टा 1। ठीक है, tan डेल्टा 1 होगा। तो वो किसके इक्वल होगा? ओमेगा C1 R1 के इक्वल होगा। ओके। तो हम लोग C1 की वैल्यू क्या रखेंगे? C1 की वैल्यू हम लोग रखेंगे C2 R2 अपॉन R3। ये जो है वो हमारी स्मॉल R1 की वैल्यू है। और C1 की वैल्यू क्या है? C2 R4 R3। ये हम लोग वैल्यू अंदर पुट करेंगे। देन उसे
सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डिसिपेशन फैक्टर क्या आएगा, ओमेगा C4R4। ओके, तो डिसिपेशन फैक्टर की वैल्यू क्या है आपकी, डिसिपेशन की फैक्टर की वैल्यू क्या है आपकी, ओमेगा C4R4। अब डिसिपेशन फैक्टर आपका डिफाइन कैसे करते हैं, डिसिपेशन फैक्टर आपका डिफाइन होता है रेशियो ऑफ ESR एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब जो आपका ESR है, इम्पीडेंस में जो आपका ESR बनता है, ठीक है, वो ESR डिवाइडेड बाय आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो आपका क्या कहलाया जाता है, जो आपका कहलाया जाता है डिसिपेशन फैक्टर। ओके, नाउ दूसरा ब्रिज है हमारा डिसेंटी ब्रिज। ये भी हमारी एक अननोन कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड नोन कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग उससे कंपेयर करके कैपेसिटेंस जो हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं। तो ये उसका सर्किट डायग्राम है और उसका फेजर डायग्राम आपको दिया हुआ है। सिंपल है, सर्किट डायग्राम में आपके दो कैपेसिटर हैं C1 और C2 और R3 और R4। ओके, और ये आपका फेजर डायग्राम है। C1 जो आपका, ये C1 यहाँ पे जो है जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और C2 है वो आपका नोन कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है, ये एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर है। तो इसकी वैल्यू के साथ साथ ये जो C1 है उसकी वैल्यू को कंपेयर करके हम लोग कैपेसिटेंस की वैल्यू मेजर करते हैं। सिंपल, बैलेंस कंडीशन पे आपको कंडीशन लिखनी है, वो क्या होगी, 1 अपॉन j ओमेगा C1 into R4 इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन j ओमेगा C2 R3, यानी Z1 Z4 ठीक है, Z1 Z4 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे, Z1 Z4 इज इक्वल टू होगा हमारा Z2 और Z2 into Z3। ठीक है, ये हमारा बैलेंस कंडीशन पे होगा, उसको हमने आगे फर्दर उसके इंपीडेंस को हमने आगे बस सिंपल हमने रखा है। नाउ सिमिलरली जैसे हम लोग वहां पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग अलग करके और उससे कंपेयर करते थे, यहाँ पे हमारा वही सेम चीज करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास C1 की क्या वैल्यू आएगी, C2 into R4 upon R3। तो ये बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, C1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, C2 R4 upon R3। इससे कुछ एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस क्या है, ये ब्रिज आपका सबसे सिंपल है और बहुत ही इकोनॉमिकल भी आपका बहुत ही अच्छा है। और डिसएडवांटेज क्या होंगे, अगर आपके दोनों कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी लॉस होने की जो कैपेसिटी है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है कि एक दूसरे में से मतलब एनर्जी का पास नहीं होने देता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब वही है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस अगर इसमें कैपेसिटर में ज्यादा है तो ब्रिज को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। और ये वाली जो मेथड है ये ओनली फॉर लॉसलेस कैपेसिटर में यूज होती है, जैसे हमारा एयर कैपेसिटर हो गया। ओके, तो ये था हमारा दो ब्रिज थे जो हमने कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एक है आपका स्केलिंग ब्रिज और एक है आपका डिसेंटी ब्रिज। ओके, नाउ नाउ एक मीटर आता है LCR मीटर। तो LCR मीटर पहले तो होता क्या है, सबसे पहले तो वो देखना है कि क्यू मीटर या फिर LCR मीटर वो होता क्या है, या फिर क्यू फैक्टर होता क्या है। तो क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर स्टोर्ड इन एलिमेंट टू द पावर डिसिपेटेड इन द एलिमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यू फैक्टर कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, समझ लीजिए। तो क्यू फैक्टर आपका मेजर करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, क्यू मीटर या फिर LCR मीटर। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल, देखिए वर्किंग प्रिंसिपल की अगर बात करें तो क्यू मीटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, जो आपके सीरीज रेजोनेंट सर्किट की जो वर्किंग प्रिंसिपल होती है वही कैरेक्टरिस्टिक आपके क्यू मीटर की वर्किंग प्रिंसिपल है। यानी जो वोल्टेज अक्रॉस दी कॉइल होता है या फिर कैपेसिटर होता है इक्वल टू क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज। वो क्या होता है आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट की एक कैरेक्टरिस्टिक है, वही कैरेक्टरिस्टिक आपके क्यू मीटर की वर्किंग प्रिंसिपल है। ये आपके देखिए आपको
क्यू मीटर की, यानी क्यू मीटर की आपको फिगर दे रखी है। सीरीज रेजोनेंट की बात करें, सीरीज रेजोनेंट सर्किट, जैसे ये कॉइल है आपकी जिसमें आर और एक्सएल दोनों है, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो जो आपका वोल्टेज रिलेशन होती है, वोल्टेज और करंट रिलेशन बनाई जाती है एट द रेजोनेंस, वो आपकी यहाँ पे फिगर बी में बताएगी। ये जो डायग्राम है वो क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन रेजोनेंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जब ये पूरी आपकी सीरीज रेजोनेंट सर्किट हो तब, यानी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होना चाहिए। रेजोनेंस सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जब वो रेजोनेंस पे होता है तब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, मतलब जो एक्सएल की वैल्यू होगी वही आपके एक्सी की भी वैल्यू होगी। तो देखिए एट रेजोनेंट एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, और यहाँ पे EC इज इक्वल टू IXC इज इक्वल टू IXL, क्योंकि करंट आपका सीरीज रेजोनेंस है तो करंट जो यहाँ पे फ्लो होगा IXL में, वही करंट आपका XC में भी फ्लो ही होने वाला है। तो जो IXL है वही इज इक्वल टू IXC भी है। ओके, तो E इज इक्वल टू IR तो हम लोग लिखते ही है, यहाँ पे E आपका अप्लाइड वोल्टेज, I आपका करंट सर्किट, EC क्या है आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, XC क्या है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, और R आपका रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अब क्यू फैक्टर की जो डेफिनेशन है, क्यू फैक्टर की डेफिनेशन के अनुसार क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सएल अपॉन आर लिख सकते हैं, या फिर एक्सी अपॉन आर लिख सकते हैं, या फिर ईसी अपॉन आर ई लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो इक्वेशन है क्यू इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर, एक्सी अपॉन आर इज इक्वल टू ईसी अपॉन ई, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको क्या कहना चाहता है कि जब आपका अप्लाइड वोल्टेज ई कांस्टेंट हो किसी नोन लेवल पे, ओके, और आपको वोल्टेज लेवल अक्रॉस द कैपेसिटर पता हो, मतलब वो क्यू टाइम्स हो ई के, तो जो वोल्ट मीटर जो आपके कैपेसिटर के अक्रॉस बताया है, मतलब वो जो वोल्टेज बताएगा वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, कैपेसिटेंस के, मतलब जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वही आपके कैपेसिटेंस की भी वैल्यू है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉसिबल कब है, जब आपका वोल्टेज लेवल, मतलब आपका जो क्यू है वोल्टेज लेवल अक्रॉस द कैपेसिटर जो है क्यू, वो ई टाइम्स हो, मतलब Q इज इक्वल टू, मतलब आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Q और एनर्जी, Q इनटू एनर्जी, आप ये लिख सकते हैं। ओके, नाउ इसके हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये देखिए आपको पूरे कंस्ट्रक्शन, आपको प्रैक्टिकल क्यू मीटर किस तरीके का होता है ये आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। और वाइड रेंज ऑसिलेटर, इसमें आपका कनेक्ट होगा विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 किलोहर्ट्ज टू 50 मेगाहर्ट्ज तक का, जो आपके करंट डिलीवर करेगा कहाँ पे, शंट लो रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, यानी आरएसएच में, लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस का आरएसएच वैल्यू, जिसमें आपका ऑसिलेटर करंट डिलीवर करेगा, और ये शंट आपका बहुत ही लो होता है, टिपिकली आपका 0.02 ओम तक का आपका आरएसएच की वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑसिलेटरी सर्किट में आपका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है ये, लेकिन ये रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है, आप इसमें कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपका। और वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे आपका एक वोल्टेज सोर्स भी आपको दे रखा है विद द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, ठीक है, ये ई आपको यहाँ पे दे रखा है, और ये भी आपका शंट में कनेक्टेड है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ही स्मॉल है, ये हम लोग कंसिडर करते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में हम लोग ये जो आपका ई है, मैग्नीट्यूड है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। ओके, नाउ ये जो ई है, ई आपका मेजर किया जाता है कैसे, विद द हेल्प ऑफ थर्मोकपल मीटर। थर्मोकपल मीटर से आपका जो ई है ये आपका मेजर किया जाता है, और इट इज मार्क मल्टीपल क्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको रेजोनेंट करना है, रेजोनेंट सर्किट को आपको रेजोनेंट कंडीशन में ले जाना है, देन उसके बाद आपको
क्यू मीटर से आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपकी ये जो अननोन कॉइल है ये आपकी रेजोनेंस दर्शाएगी, रेजोनेंस अगर आपको बताएगी, मतलब एक्सएल इज इक्वल टू एक्स पोजीशन आ जाएगी, तब जो क्यू मीटर आपको कैलिब्रेट करेगा वही आपका क्या है, क्वालिटी फैक्टर है, यानी क्यू फैक्टर है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यही आपका इसी तरीके से क्वालिटी यानी क्यू मीटर से आप लोग मेजर कर सकते हैं। अब इसके दो तरीके से क्यू मीटर आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहला तो आपका सीरीज कनेक्शन होता है उसका, यानी मेजरमेंट मेथड है आपका डायरेक्ट कनेक्शन मेथड होती है, जिसमें आपका पहला कनेक्शन है आपका सीरीज कनेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि लो इम्पीडेंस कंपोनेंट, जैसे आपका रजिस्टर हो गया, स्मॉल कॉइल हो गई, लार्ज कैपेसिटर हो गए, इन सबको क्या करते हैं, मेजर करने के लिए हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मेजरिंग सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ओके, और किसी स्टेबल वर्क कॉइल के अक्रॉस हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं। इसमें आपकी दो मेजरमेंट की जाती है। फर्स्ट मेजरमेंट में क्या किया जाता है कि जो अननोन है, जो भी वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू अननोन है, उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट कर देते हैं बाय यूजिंग द स्मॉल शॉर्टिंग स्ट्रैप, और सर्किट को हम लोग रेजोनेट करते हैं। रेजोनेट का मतलब तो आपको पता ही है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी लाना है हमें कैसे भी करके। ओके, तो ये जो हमारे पास शॉर्ट करने के बाद जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको शॉर्ट करने के बाद हम लोग रेजोनेट सर्किट को रेजोनेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग वैल्यू चेक करते हैं क्यू मीटर पे। तो उसे हम लोग एज ए रेफरेंस कंडीशन के तौर पे लेते हैं। नाउ दूसरा क्या है, दूसरी दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका लो इम्पीडेंस जो आपने पहले शॉर्ट सर्किट किया था, उसे आप लोग ओपन करके इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे विद द एल और आर, मतलब कॉइल के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट देंगे। देन जो आपके पास क्यू वोल्ट मीटर में आपको जो मेजरमेंट मिलेगा, उसको हम लोग जो हमने रेफरेंस कंडीशन के साथ जो वैल्यू आई थी उसके साथ कंपेयर करके क्वालिटी फैक्टर को हम लोग मेजर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से सीरीज कनेक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी फैक्टर को मेजर करते हैं। यहाँ पे उसकी पूरी कंडीशन दी हुई है, XC1 जब हम लोग पहले रेफरेंस कंडीशन होती है तब XC1 इज इक्वल टू XL लाना है हमें, यानी हम लोग उसको इंपीडेंस को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा C1 इज इक्वल टू ओमेगा L। रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके हमारे पास क्वालिटी फैक्टर क्या है, ओमेगा L अपॉन R। ओके, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये जो ओमेगा एल है इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ओमेगा C1 यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन ओमेगा C1 R। लेकिन अब सर्किट जो हमने यहाँ पे ट्रैप हमने क्लोज करी थी, इसको ओपन कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास लो इम्पीडेंस की जो वैल्यू है वो हमारी कंसिडर होगी, तो XT2 इज इक्वल टू XS प्लस XL होगा। तो XS इज इक्वल टू ये होगा। देन उससे फर्दर आगे सॉल्व करके हम लोग XS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आपका एक्सेस इंडक्टिव है और C1 की वैल्यू C2 से ज्यादा है, ये कब होगा, C1 की वैल्यू ज्यादा जब आपका एक्सेस इंडक्टिव नेचर होगा। लेकिन C1 इज लेस देन C2 कब होगा, जब आपका एक्सेस कैपेसिटिव इन नेचर होगा तब। ओके, नाउ क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू X बाय R, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, so R1 is equal to X1 upon Q1 and R2 is equal to X2 upon Q2। लेकिन यहाँ पे R2 is equal to क्या है, R1 plus RS है। कैसे R1 plus RS है, क्योंकि यहाँ पे लो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस का मतलब R plus कुछ समथिंग JX1 कुछ होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे R2 कंसीडर करते हैं और R1 लो इम्पीडेंस वाले रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, R2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 plus RS होगा। RS की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, R2 माइनस R1। और सिमिलरली R2 और R1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख के RS की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ अगर C1 इज इक्वल टू C2 होता है, तो RS इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे RS इज इक्वल टू हमारा ये जो इक्वेशन है ऊपर वाला,
ये वाले इक्वेशन में C1 इज इक्वल टू C2 रखेंगे तो Q1 माइनस Q2 अपॉन ओमेगा C1 इधर स्क्वायर आएगा Q1 Q2। ओके, तो RS इज इक्वल टू क्या होगा हमारा डेल्टा Q ओमेगा C1 Q1 Q2 होगा। समझ गए? अगर आपका स्मॉल इंडक्टर जो वैल्यू आपने यहाँ पे इम्पीडेंस में लिए है और यहाँ पे जो इंडक्टर आपने यूज किया है इसकी वैल्यू अगर आपकी स्मॉल होती है तो स्मॉल वैल्यू के लिए आपका LS क्या होगा? LS होगा आपका C1 माइनस C2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C1 C2। ये आपका इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। ओके, नाउ क्वालिटी फैक्टर पे आते हैं हम लोग। क्वालिटी फैक्टर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर लिखते हैं। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू और आर की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पुट करेंगे और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये कंडीशन तो हो गई आपकी जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ओके, ये सीरीज कनेक्शन के लिए। जब आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका सीरीज में कनेक्ट होता है तब तब आपका क्वालिटी फैक्टर कैसे होता है? कुछ इस तरीके से फाइंड आउट होता है। ओके, नाउ पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन की बात करें तो हाई इंपीडेंस कंपोनेंट जैसे हमारा हाई वैल्यू रजिस्टर हो गया, सर्टेन इंडक्टर हो गए, स्मॉल कैपेसिटर हो गए, कैपेसिटर की वैल्यू हो गई, तो ये सब क्या होते हैं? इन सबको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो भी आपकी एलसीआर मीटर है इसके साथ हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। लेकिन अननोन को आपको कनेक्ट करने से पहले आपको जो ब्रिज है आपका एलसीआर मीटर का जो ब्रिज है इसे हमें रेजोनेट करना जरूरी है बाय यूजिंग द सुटेबल वर्क कॉइल। और इसे हम लोग क्या करते हैं? रेफरेंस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किस किस की? Q की और कैपेसिटर की, यानी Q और C की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यानी यहाँ पे Q1 और C1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे एज अ रेफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपका कंपोनेंट अंडर द टेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं किसके साथ? जो कैपेसिटर आपका ट्यूनिंग किया हुआ है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। और जो वैल्यू है Q की वैल्यू या फिर C की वैल्यू, वो जो चेंजेस हो रहे हैं आफ्टर द रेजोनेट कनेक्शन के बाद आप वापस से रेजोनेट करेंगे सर्किट को और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे Q1 और C की। तो Q1 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे Q1 और Q2। Q1 आपका रेफरेंस है और Q2 आपका जो अभी आपने मेजर किया तब। ओके, पैरेलल सर्किट में क्या होता है? अननोन इंपीडेंस आपका फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। तो जब आप इनिशियल रेजोनेंट कंडीशन होती है, जब आपका अननोन चीज आपने कनेक्ट नहीं करी होती सर्किट के साथ, तब आप क्या करते हैं? वर्किंग कॉइल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C1 और क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू Q1 की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा एल अपॉन आर होगी और ओमेगा एल इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे? 1 अपॉन ओमेगा C1 रखेंगे, तो 1 अपॉन ओमेगा C1 आर। ये आपकी हो गई क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कब? बिफोर द कनेक्शन ऑफ जो आपको कंपोनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करनी है उससे पहले आप रेजोनेट करके क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ जब आपका अननोन इंपीडेंस जब आपका कनेक्टेड नहीं होता सर्किट में और कैपेसिटर को आप ट्यून करते हैं एज ए रेजोनेंट, तो जो रिएक्टेंस आपका वर्किंग कॉइल का होता है वो इक्वल होता है किसके? जो पैरेलल रिएक्टेंस होता है जो ट्यूनिंग कैपेसिटर का उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है और अननोन जो आपका रिएक्टेंस होता है उसके साथ भी पैरेलल में कनेक्ट होता है। इसीलिए पैरेलल कनेक्शन में आप रिएक्टेंस को कैसे लिखेंगे? XL इज इक्वल टू XC2 XP अपॉन XC2 प्लस XP। ये आपका पैरेलल कंडीशन है। ओके, जो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। कब रिड्यूस होगा? आफ्टर द कनेक्शन ऑफ अननोन इक्विपमेंट। XP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा C1 माइनस C2 हो जाएगा। ये आपको पूरा कनेक्शन दे रखा है। ओके, नाउ इंडक्टिव अगर आपका जो अननोन है, जो अननोन वैल्यू है वो आपकी इंडक्टिव हुई तो XP इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा LP होगा। तो यहाँ पे जो हमारा FP की जगह LP आएगा तो वो क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C1 माइनस C2 वैल्यू हो जाएगी उसकी। और अननोन कैपेसिटर अगर आपका हुआ
तो क्या होगा, xp इज इक्वल टू आप 1 अपॉन ओमेगा cp रखेंगे। तो ये वाला इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, cp इज इक्वल टू c1 माइनस c2 हो जाएगा। लेकिन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है एट द रेजोनेंट कंडीशन, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द सर्किट Q एंड द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल। यानी RT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, Q2 XL लिख सकते हैं। इसलिए ये जो इक्वेशन है आपका, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं किसकी वैल्यू, XL इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, XC अपॉन मतलब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा C1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, वो क्वालिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन हम लोग रखेंगे, तो RT की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, विथ रिस्पेक्ट टू C1 Q अपॉन ओमेगा C2 आएगी। ओके, तो रेजिस्टेंस जो था आपका अननोन इंपीडेंस इज मोस्ट इजीली फाउंड बाय कंप्यूटिंग द कंडक्टेंस। सिंपल, कंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे, GT इज इक्वल टू GP प्लस C। आगे फर्दर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ओमेगा C1 अपॉन Q2। आगे इसे फर्दर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करके 1 अपॉन RP की वैल्यू क्या लाएंगे हम लोग, 1 अपॉन RP की वैल्यू ओमेगा C1 अपॉन Q2 माइनस 1 अपॉन RQ1 स्क्वायर आएगा। ओके, नाउ आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा Q1 स्क्वायर की वैल्यू आई, इसकी जगह हम लोग आगे जो हमने क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसे उसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ओमेगा C1 अपॉन Q2 माइनस ओमेगा C1 अपॉन Q1। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, RP इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन ओमेगा C1 डेल्टा Q। ओके, सो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या है, RP अपॉन XP अननोन के लिए, ये P क्या है, अननोन के लिए। तो C1 माइनस C2 अपॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय C1 डेल्टा Q। तो ये अननोन जो हमने कनेक्ट किया था पैरेलल में, तो पैरेलल कनेक्शन में अननोन का क्वालिटी फैक्टर क्या आएगा, C1 माइनस C2 Q1 Q2 अपॉन C1 डेल्टा Q। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसका, क्वालिटी फैक्टर का, दो तरीके से, सीरीज में कनेक्ट करके जब आपका लो इम्पीडेंस और हाई कैपेसिटेंस होता है तब,